चलो बुआ, फिर हम लोग जो है सो आज पिछले क्लास में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर का पॉइंट जो चल रहा था हम लोग का, उसमें गुणसूत्रीय विकार का कुछ पॉइंट्स बचा हुआ था। जैसे कि पिछली क्लास में हम आपको बताए थे, गुणसूत्रीय विकार में एक पॉइंट था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की चर्चा जो है सो पिछले क्लास में हो गई थी, जिसमें हम आपको बताए थे कि 21वां नंबर गुणसूत्र की अगर किसी भी कारणवश अगर कमी होता है तो एक बच्चों में बीमारी उत्पन्न होती है जिसका नाम मंगोलिज्म भी कहे थे आपको और डाउन सिंड्रोम भी। इसी के अंतर्गत दूसरा एक डिजीज़ भी उत्पन्न होता है जो गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत ही आएगा। तो दूसरा बीमारी का नाम है, दूसरा बीमारी नोट कर लीजिएगा आज, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इसको। टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले तो हम इसको जो है उसका भाषा लिखा देते हैं आपको कि टर्नर सिंड्रोम बीमारी में होगा क्या। और एक चीज़ और बुआरे, पिछले क्लास में हम लोग ये भी बात किए थे कि डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर गुणसूत्र के एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि होती थी, जिसके कारण जो है सो बीमारियां उत्पन्न होती थी। तो उसमें हम बताए थे आपको, उसको कहते थे ट्राइसोमी। मतलब ट्राइसोमी का एग्जाम्पल्स था 2n+1। अगर 2n+1 है तो ट्राइसोमी, मतलब इसमें गुणसूत्र बढ़ेगा। मतलब 46 + 1 बराबर कितना होता था इसमें गुणसूत्र? 47। लेकिन जब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम का, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम इसमें घटेगा। तो चलिए पहले इसका भाषा नोट कर लेते हैं। लिखिए तो लिखेंगे, यह फिर से लिखिएगा, इस प्रकार का रोग द्विगुणित क्रोमोसोम, इस प्रकार का रोग द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या में कमी, अब ब्रैकेट में यहाँ पर कर लीजिएगा 2n-1, क्यों कह रहा है कमी? कमेगा तो एक घटेगा, तो एक घटेगा तो लिखेंगे 2n-1, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, के कारण होता है, फुल स्टॉप। एक क्रोमोसोम में कमी के कारण इस विकार को मोनोसोमी, इस विकार को मोनोसोमी कहते हैं। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, बोले क्या आएगा कि मोनोसोमी का उदाहरण है ऑप्शंस टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो देखिएगा कि मोनोसोमी में गुणसूत्र घटा तो इसमें लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम। लेकिन अगर ट्राइसोमी रहता तो क्या लिखते? डाउन सिंड्रोम। तो क्या लिखिए यहाँ पर? मोनोसोमी कहते हैं। इस विकार का कारण अंडाणु में X लिंक क्रोमोसोम का अभाव होता है। अंडाणु में X लिंक क्रोमोसोम का अभाव होता है। ऐसी असमान स्थिति में जब नर का X क्रोमोसोम मादा के क्रोमोसोम से संलयित होता है, तब इस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। फुल स्टॉप। यह रोग प्रायः मादा
जननांग में उत्पन्न होता है, मादा जननांग में उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह मादा संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। तो ये परेशानी किसमें है? वो टर्नर सिंड्रोम में। मतलब इसमें मादा जननांग जो है वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। इसका रीजन ये है कि नर का एक्स क्रोमोसोम आया पर मादा का जो क्रोमोसोम था उसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। मतलब जखनी एक क्रोमोसोम घटा तो बीमारी जो है उत्पन्न होगी, कौन सा? टर्नर सिंड्रोम से। इसके बाद बड़े पॉइंट बना लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पॉइंट कर लीजिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलो ये जो बीमारी होती है ना, खास करके ये नर जननांग में होता है। ये खास करके मादा जननांग में, ये खास करके नर जननांग में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें भी एक गुणसूत्र, जैसे जब अंडाणु का निर्माण होता है उस समय में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वह अंडाणु के निर्माण में भाग ले लेता है। और वैसी स्थिति में जब वह क्रोमोसोम जो है नर के साथ संलयन की क्रिया करेगा, मतलब नर में एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो एक एक्स क्रोमोसोम की इसमें क्या होती है? बहुलता हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। मतलब यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल्स है ट्राइसोमी का, क्योंकि ट्राइसोमी में हम पहले ही बताए आपको कि ट्राइसोमी में होता है 2n+1। तो अब यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देख रहे हैं कि यह एक क्रोमोसोम एक्स जो है वो बढ़ रहा है। जखने एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ेगा तो इसमें गुणसूत्र जो समान स्थिति में होता है 46, अब कितना हो गया? 47। जब 47 क्रोमोसोम होगा तब यह पुरुष क्या होते हैं वो, इसमें ना विरसन एब्सेंट हो जाता है, मतलब विरसन इसमें रहता ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में यह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। किसमें? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो चलिए पॉइंट आप लोग बना ही चुके होंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए और थोड़ा सा इसका भाषा नोट कर लीजिए। लिखेंगे इस प्रकार की विकृति लिंग क्रोमोसोम के साथ एक अतिरिक्त एक्स लिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक्स लिंग क्रोमोसोम के जुड़ने से उत्पन्न होती है। इसलिए यह ट्राइसोमी ब्रैकेट में डालिएगा 2n+1 ट्राइसोमी का उदाहरण है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे इस रोग से ग्रसित पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, जिसके कारण उसमें मादा के कुछ अतिरिक्त गुण उपस्थित होते हैं, जिससे वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। तो इसमें क्या देखें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कि
गुणसूत्र की संख्या नॉर्मल x और y है। अब बढ़ा था क्या इसमें, तो सिर्फ एक x बढ़ा, और x बढ़ने के कारण यह नर जननांग संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हुआ। तो टर्नर सिंड्रोम मादा जननांग में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नर जननांग में। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45। ध्यान रखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में भी देगा कि मोनोसोमी का उदाहरण कौन सा है। तो जखने कहेगा मोनोसोमी, तो ध्यान रखिएगा मोनोसोमी का मतलब 2n-1, मतलब जिसमें एक गुणसूत्र घटेगा, तो घटने वाला काम इसमें और इसमें बढ़ने वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्राइसोमी और यहाँ पर आपका मोनोसोमी। तो दोनों काम कर लेना है। इस प्रकार बोले आपका जो था जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ये लास्ट पॉइंट था। हमारा यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा कभी कभी ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से आप समझते क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन सिंपल सा अगर दे देता है 2 नंबर में काम कर लेना है। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा गुणसूत्र बढ़ेगा, एक गुणसूत्र, और इसमें गुणसूत्र एगो क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ तक तो वो हो गया आपका डिजीज़ के बारे में। अब इसी चैप्टर्स में एक और नया पॉइंट्स है लिंग निर्धारण के बारे में। जैसे ये तो थी बीमारी के बारे में, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर जितने सारे जीव मौजूद हैं उन जीवों में सबसे ज़रूरी बात यह है कि लिंग अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा गौर से अगर अपने समाज की तरफ देखते हैं गांव में, तब वो क्या लगता है, एक मेल और एक फीमेल जो हैं आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तो कभी वो लड़की को उत्पन्न दे रहे हैं, कभी उससे लड़का उत्पन्न हो रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? एक ऐसा क्वेश्चन भी आप क्लास 8 में भी पढ़े थे कि जब कोई मादा जननांग बार बार लड़की उत्पन्न करती है तो इसके जिम्मेवार कौन है, नर है कि मादा है। तो चलिए आज हम लोग उस सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर उसके जिम्मेवार होते कौन हैं। और अगर देखा जाए तो समाज को या इस पृथ्वी का सही से संचालन हो, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है। ये सिर्फ मानव में ही नहीं, जितने सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब में ऐसी जो है प्रक्रियाएँ होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। पॉइंट बना लिए, इसको हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। अब सबसे पहले वो एक बात जान लो कि लिंग निर्धारण की बात जो करते हैं तो इसका जिम्मेवार लिंग क्रोमोसोम होता है। वैसे अगर हम लोग सिर्फ अगर मानव की बात कर लें तो मानव में जो है सो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब 46 गुणसूत्र में से ये सारा गुणसूत्र तो लिंग निर्धारण का काम नहीं करेगा, तो इसमें से कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो शारीरिक संरचना का निर्माण करेगा, और कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो मानव के साथ साथ अगर हम लोग कुछ कीट वर्ग की अगर बात कर लें, जैसे कि कॉकरोच है, ग्रास हॉपर्स टिड्डा वगैरह हैं, या खटमल वगैरह हैं, तो ये सब में क्या होता है, इसमें भी लिंग क्रोमोसोम एक अलग से पाए जाते हैं। जैसे मानव में आप लोग देखे थे बुआ कि XX मादा जननांग में और X और Y नर जननांग में, ये लिंग गुणसूत्र है। तो ये तो मानव का है, स्तनधारी में भी आता है ये। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कीट का, तो कीट में क्या होता है, मादा का XX और नर का होता है OX होता है। तो सबका तो अलग अलग है। तो इसलिए हम लोग शुरू से देखते हैं कि किसमें कैसी कैसी घटनाएं घटेगी। तो सबसे पहले इसका जैसे डिफिनीशन नोट कर लीजिए तो लिंग निर्धारण का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा क्रोमोसोम जो है सो किस प्रकार का काम करेगा। तो परिभाषा लिखिएगा इसका। देखो, जीवन के शुरुआती विकासीय अवस्था के दौरान
जीवन की शुरुआती विकासीय अवस्था के दौरान लिंग का स्थापित होना लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण कहलाता है। प्रायः प्रत्येक जाति के जीवों में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। प्रायः प्रत्येक जाति के जीवों में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। इसमें एक नर तथा दूसरा मादा होता है। दूसरा मादा होता है। लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा होता है। कुछ सेक्स क्रोमोसोम निम्न है। अब वो हम लोग बात करेंगे कुछ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में कि कौन कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है किस किस जीव में और किस प्रकार से जो है ये जीवों का लिंग का निर्धारण करता है। तो सबसे पहला पॉइंट बनाइएगा XXXO प्रकार। पहला पॉइंट XXXO प्रकार। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये XX है तो समरूपी है, एक समान है। यहाँ पर XO है, ये विषम रूपी के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें दोनों अलग अलग गुणसूत्र हैं, इसमें दोनों एक समान गुणसूत्र हैं। इसमें अलग अलग और इसमें एक समान गुणसूत्र है। अब इस प्रकार का गुणसूत्र जो होता है वो खास करके कीट वर्ग में होता है। जैसे कि आप लोग क्लास 11 भी पढ़े थे कीट वर्ग में, जिस जीव के पास 6 गो पैर होगा, संधि युक्त पैर होंगे, तो वो सब कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे कि कॉकरोच कह सकते हैं, टिड्डा कह सकते हैं या खटमल वगैरह, ये सब के पास जो लिंग क्रोमोसोम होते हैं तो मादा के पास होता है XX और नर के पास X की कमी है, X और O इसके पास है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब मादा में अंडाणु का निर्माण होगा तब आपको पहले भी पता है कि युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक कोशिका का विभाजन आधा होता है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक X चला जाएगा अगर अंडाणु निर्माण में, तो दूसरा भी जाएगा अंडाणु निर्माण में। तो यहाँ पर एक अंडाणु निर्माण के समय सिर्फ एक के पास सिर्फ एक ही X होगा मादा जननांग में। और नर जननांग की अगर बात करते हैं तो शुक्राणु का निर्माण जब होगा जिस समय, तो शुक्राणु निर्माण के समय एक के पास अगर X है चला गया तो दूसरा शुक्राणु में क्या होगा, O होगा। मतलब इसका जो गैमीट बनेगा तो जरा गौर से करिएगा। अगर इस प्रकार का अगर लिखते हैं सेक्स क्रोमोसोम तो ये हो गया मादा का, ये हो गया मादा का। और नर का अगर लिखते हैं तो नर में क्या है, X और O है, X और O। अब इसका क्या करना है, गैमीट बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से संरचनाएं बनेगी। जब इसका गैमीट करेंगे तो XX मतलब जब युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मक में क्या होंगे कि मादा का जब युग्मक बनेगा तो एगो में X होगा तो दूसरा में एगो X है। और नर की बात करते हैं तो यहाँ पर X है तो O होगा। अब जब ये संलयन की प्रक्रिया होगी तो ज़रा गौर से देखिएगा, अगर ये X अगर इस X के साथ संलयन क्रिया करेगा तो X और X, तो ऐसी स्थिति में मादा कोशिका का विकास होगा।
या अगर ये x अगर यहाँ पर अगर संलयन क्रिया करेगा तो x और O, तो ऐसी स्थिति में नर कोशिका का विकास होगा। लेकिन अगर ये इसके साथ संलयन क्रिया कर ले तो x और x, तो ऐसी स्थिति में भी किसका विकास होगा, तो मादा कोशिका का विकास होगा। और जब ये इसके साथ संलयन क्रिया कर ले तो x और O, तो ऐसी स्थिति में फिर नर कोशिका का विकास होगा। तो इस प्रकार से जो है सो कीट वर्ग के जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो इसमें भाषा नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा। XX हाइफन दे करके XO प्रकार का क्रोमोसोम देखना है किसमें, तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में। चलिए इसमें लिखिएगा, इस प्रकार का लिंग निर्धारण, इस प्रकार का लिंग निर्धारण कीट वर्ग के कुछ जंतु जैसे कीट वर्ग के कुछ जंतु जैसे कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, खटमल इत्यादि में होता है। फुल स्टॉप देख लिखिएगा फिर से। XX क्रोमोसोम मादा कीट वर्ग में पाया जाता है, जबकि XO क्रोमोसोम नर कीट वर्ग में पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, तब लिखेंगे, जब मादा का X क्रोमोसोम नर के X क्रोमोसोम से संलयित होता है, तब मादा कीट कोशिका का विकास होता है, जबकि मादा का X क्रोमोसोम नर के O क्रोमोसोम के साथ संलयित होता है, तब नर कीट कोशिका का निर्माण होता है, जिसे निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक आरेख बना करके दर्शा दीजिए। तो इसको दर्शाना है मादा में XX और नर में X और O। गैमीट बनाते समय अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा आधा आधा गैमीट को अलग अलग बांट देना, इसका आधा गैमीट और इसका आधा गैमीट। और उसके बाद जब संलयन की प्रक्रिया करेंगे तो जब इस प्रकार का गैमीट अगर जोड़ा में आता है तब यहाँ पर क्या होगा, मादा कीट का निर्माण, मादा कीट, यहाँ पर नर कीट और फिर यहाँ पर मादा कीट और यहाँ पर नर कीट का निर्माण होगा। इस प्रकार से प्रक्रिया किसमें होगी, तो कीट वर्ग के जीवों में होगी, जिसमें इस प्रकार का लिंग क्रोमोसोम होगा उसमें। इसके बाद बात करना है एक दूसरा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में, तो उसमें देखते हैं किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट बनाइएगा, XX XY प्रकार। अब देखिए
जखनी इसमें इस प्रकार के क्रोमोसोम की चर्चा अगर कर रहे हैं तो XX है तो ये तो मादा क्रोमोसोम का है, और X और Y है तो ये किसका है, नर क्रोमोसोम का है। तो इस प्रकार का गुणसूत्र जो पाया जाता है लिंग गुणसूत्र, वो खास करके स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कीट वर्ग के भी जीव हैं जिसमें इस प्रकार का लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे अगर बात कर लें हम लोग ड्रोसोफिला का, तो ड्रोसोफिला एक ऐसा कीट है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम के रूप में XX मादा में XY नर में पाया जाता है। या आप घरेलू मक्खी की चर्चा करते हैं जो घर में रहती है मक्खियाँ, उसमें भी क्या होता है कि XX और XY प्रकार का जो है वो क्रोमोसोम पाया जाता है। अब अगर अंडाणु का निर्माण होगा तो उसमें XX होंगे, और अगर शुक्राणु का निर्माण होगा तो उसमें X और Y प्रकार का क्रोमोसोम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कंडीशंस कैसा कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले तो इसका भी भाषा पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है सो हम डायग्राम बना करके देख लेंगे कि क्या होने वाला है। चलिए बुआ, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर डिफिनीशन क्लियर कर लेते हैं इसका। लेकिन ध्यान रखिएगा XX मादा का है, X और Y नर का है। और ये जो होता है ना खास करके स्तनधारी जीवों में, और मानव भी कहाँ का है, स्तनधारी प्राणी है। लेकिन ध्यान रखना कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो स्तनधारी में होते हुए पर भी उसका क्रोमोसोम अलग होता है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कीट वर्ग में, हम आपको पहले ही बताए कि कीट वर्ग में क्या होता है, तो XX और X और O होता है। लेकिन कुछ कीट ऐसे भी हैं जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है, तो मानव स्तनधारी जीवों के जैसा। जैसे कि ड्रोसोफिला की बात कर लें या घरेलू मक्खी की चर्चा कर लें। चलिए इसका परिभाषा नोट कर लेते हैं। लिखिए तो बुआ, लिखेंगे इस प्रकार का लिंग निर्धारण, इस प्रकार का लिंग निर्धारण स्तनधारी जीवों में होता है एवं कुछ कीट जैसे ड्रोसोफिला, कुछ कीट जैसे ड्रोसोफिला या फल मक्खी में पाया जाता है, फल मक्खी में पाया जाता है। XX क्रोमोसोम मादा में पाए जाते हैं, जबकि XY क्रोमोसोम नर में पाया जाता है, चलिए अब क्या करेंगे, फुल स्टॉप देकर के पैराग्राफ चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये मादा का ये नर का, क्योंकि भाषा में उल्टा पुल्टा नहीं करना है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। देखो, जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संलयित होता है, तब पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, जबकि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संलयित होता है, तब पुत्र कोशिका का निर्माण होता है, जिसे निम्न आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलिए इसमें बोर्ड आरेख देख लेते हैं। नर का
XY, मादा का XX। अब सबसे पहले वो इसका गैमीट बनाना है। तो जखने गैमीट बनाएंगे तो आपको पहले ही पता है X और Y अलग अलग, X और X अलग अलग करना है, क्योंकि गैमीट के निर्माण के समय प्रत्येक कोशिका का विभाजन आधा होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमीट बन गया तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जब नर का ये X क्रोमोसोम इस मादा के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो यहाँ पर गैमीट का जो जोड़ा लगा वो किसका किसका, X और X का जोड़ा लगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होंगे वो होंगे पुत्री कोशिका का निर्माण होगा, क्योंकि दोनों गुणसूत्र इसमें किसका आ गया है, तो दोनों गुणसूत्र जो है वो मादा जननांग का है। लेकिन जब ये नर का फिर X गुणसूत्र अगर इस मादा के इस X से अगर मिले, अभी तो पहले इससे मिला था लेकिन ये भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि ये यहाँ से चला तो सिर्फ इसी से मिलेगा, हो सकता है कि वो जब अगर इससे संलयन क्रिया कर ले तो वैसी स्थिति में भी अगर गैमीट का जोड़ा लगेगा तो दोनों किसका, X और X का होगा। तो ऐसी स्थिति में भी पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये भी तो जरूरी नहीं है कि हर एक बार नर का सिर्फ X क्रोमोसोम ही मादा के X क्रोमोसोम से संलयन हो। ये भी तो हो सकता है कि निषेचन के दरमियान इस नर का Y गुणसूत्र इस मादा के X गुणसूत्र से संलयन क्रिया करेगा, तो ऐसी स्थिति में X और Y गुणसूत्र का जब जोड़ा लगेगा तो यहाँ पर पुत्र कोशिका का निर्माण होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से Y रहे और इस X के साथ संलयन क्रिया नहीं करके यहाँ इस अगर युग्मक के साथ मिलता है तो फिर X और Y, ऐसी स्थिति में भी किसका निर्माण, तो पुत्र का निर्माण होगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के दरमियान 50% ये उम्मीद किया जा सकता है कि पुत्री होगी और 50% ये उम्मीद कर सकते हैं कि पुत्र होगा। 100% कोई भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में डालता है कि अगर कोई मादा जननांग 3-4 बार अगर पुत्री उत्पन्न की है तो अगली बार पुत्र उत्पन्न करेगी, ये कितना % संभावना है। तो ऑप्शन इसमें देगा 25%, 50%, 75% और 100%। तो जरा गौर करिए डायग्राम से, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि किसी भी स्थिति में, हाँ ये भी तो हो सकता था 2-3 बार जो पुत्री उत्पन्न हुई और उस सभी बार में क्या होता था कि X यहाँ से जो है सो ट्रांसफ़र हो रहा था। ये भी तो हो सकता है कि Y भी ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कब कौन सा ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे, 50% में। ये 50% उम्मीद क्या है कि पुत्र उत्पन्न हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी भी हमारे समाज में अगर कोई मादा जननांग बार बार अगर पुत्री उत्पन्न करती है तो इसके जिम्मेवार हमेशा उस मादा जननांग पर ही जाता है। मतलब वो महिला को ही क्या कहा जाता है कि सिर्फ पुत्री उत्पन्न कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो पुत्र हो या पुत्री हो, इसके जिम्मेवार अगर किसी को ठहराया जाए तो वो नर जननांग है। मादा का इसमें कोई हाथ नहीं, क्योंकि उसके पास जो भी गुणसूत्र है वो समयुग्मजी है, दोनों एक समान है। अब ये चले या ये चले, दोनों स्थिति में जो है उसका एक ही जैसा कंडीशन बनता है। लेकिन अगर नर का अगर ये X चलता है तब पुत्री होगी, अगर Y चला तब पुत्र होगा। इसलिए ध्यान रखा जाए आगे चल के कि कभी भी जो है सो नर जननांग ही दोषी होते हैं पुत्री या पुत्री उत्पन्न करने में। तो चलिए ये वो आप देखिए यहाँ पर XX और XY प्रकार के क्रोमोसोम से किस प्रकार के संतान उत्पन्न होने की संभावना बनती है। अब यहाँ पर बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम का, जो क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे और 12th में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है। हम लोग क्वेश्चन लिखा देते हैं, क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आप अपने से खुद करिएगा। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको भी समझा देते हैं बोर्ड पर, और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको उसको आंसर भी कर देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है।
ये तो था स्तनधारी जीव में, तो स्तनधारी जो भी होगा सब में इसी प्रकार से होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया मानव में, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है आपका मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब हम आपको पूरी इसकी प्रक्रिया खाली बता देते हैं, आप काम खाली करना है आपको। देखने का मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि मानव में गुणसूत्र कितना है। तो मानव में जो गुणसूत्र होता है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो नर में भी 46 होता है और मादा में भी 46 होते हैं। और ये भी आपको पता है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में होगा, मतलब अलग अलग गुणसूत्र जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो जोड़ा में जब गुणसूत्र होता है तो इसलिए क्या कहते हैं, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये 23 जोड़ा गुणसूत्र तो लिंग निर्धारण का काम करेगा नहीं, तो ध्यान रखना है अब करता कौन कौन है सो देखिए। अब इसमें से 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होगा, 22 जोड़ा, याद करिएगा ये नाम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होगा इसको कहते हैं ऑटोसोम, मतलब अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अलिंगी गुणसूत्र मतलब इस गुणसूत्र का जो काम है वो शारीरिक संरचना बनाने का काम है, मतलब लिंग निर्धारण में ये कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, चाहे वह मेल का हो या फीमेल का। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों के ये 22 जोड़े गुणसूत्र जो होंगे वो बिल्कुल एक समान होगा। लेकिन 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब लिंग निर्धारण गुणसूत्र। गुणसूत्र ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से देखिए। पहला क्वेश्चन देगा कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। जोड़ा में क्या कहेंगे, 23 जोड़ा। अब बात आती है कि 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, ऑटोसोम, हिंदी में अलिंगी गुणसूत्र। मतलब इसका कोई काम है ही नहीं लिंग निर्धारण में, इसका सिर्फ काम है शारीरिक संरचना में, जो मेल और फीमेल दोनों में एक समान होता है। लेकिन जखने बात करते हैं 23वां जोड़ा गुणसूत्र, तो 23वां जोड़ा गुणसूत्र कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसका मेन काम होता है लिंग के निर्धारण में। तो भाषा जब बनाइएगा तो भाषा यहीं से बनेगा, सिर्फ डायग्राम देखिए अब कैसे बनाना है। इसमें अगर भाषा बनाना होगा तो भाषा कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। क्वेश्चन क्या था आपका कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो भाषा स्टार्ट करिएगा कैसे, फिर सुन लीजिए थोड़ा सा। लिखेंगे इसमें मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे जोड़े के रूप में 23 जोड़ा कहा जाता है। इसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं, जो नर और मादा दोनों में एक समान होता है। जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। मादा में यह X और X के रूप में उपस्थित होता है, जबकि नर में सेक्स क्रोमोसोम X और Y के रूप में उपस्थित होता है। जब भाषा बुआ यहाँ तक करिएगा, उसके बाद क्या करना है, जब मादा का X क्रोमोसोम नर के X क्रोमोसोम से मिलेगा तब पुत्री उत्पन्न होगी, और जब नर का मतलब मादा का X नर के Y से मिलेगा तब पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाना था, जैसे कि पीछे बनाए थे ना, उसमें से थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा डायग्राम। ये क्वेश्चन सिर्फ अपना मन से करना है, जो भी हम बता रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसका भी हम आपको आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ समझा करके आपको छोड़ रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम भी हम आपको समझा करके ही छोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नर में कितना, 46 गुणसूत्र, मादा में कितना, 46 गुणसूत्र। अब क्या करना है वो, इसको लिखते हैं हम लोग पेयर्स में, जोड़ा में लिखते हैं, या जोड़ा में नहीं लिखना है तो आप लोग यहीं पर गैमीट बना लीजिए। जखनी गैमीट बनाएंगे
तो 22 इधर करना है। और नर की बात करते हैं तो आपको पता है कि 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम X और Y होता है, तो लिखेंगे X, यहाँ पर 22 Y करना है। मादा का क्या करेंगे, 22X और 22X करना है। बस अब कुछ नहीं बचा हुआ है, बस वही काम करना है। अगर ये यहाँ संलयन क्रिया करेगा तो 22 दूना 44, X और X पुर गया आपका 46। जखने X और X है तो मादा कोशिका का निर्माण। फिर अगर ये इसके साथ संलयन क्रिया करेगा तो 22 दूना 44, X और X, तो फिर ये किसका निर्माण करेगा, मादा कोशिका का। लेकिन ध्यान रखना, जब ये Y वाला आया तो 22 दूना 44, X और Y, देखिए यहाँ पर किसका निर्माण अब हो रहा है, अब पुत्र का निर्माण हुआ। या जब ये यहाँ पर अगर संलयन क्रिया करेगा तो 22 दूना 44, X और Y, तो ये फिर किसका निर्माण करेगा, पुत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जोड़ा किसका किसका लग रहा है। X का X के साथ लगेगा तो पुत्री कोशिका का, X और Y का तो पुत्र का निर्माण होगा। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम आपको लिखाए थे, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये काम अपने से आपको कर करके ये डायग्राम्स कंप्लीट कर लेना है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से और बेहतर तरह से देख लेंगे। खाली सब नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा नाम। तो पहला, मानव में गुणसूत्र कितना, 46, एक नाम याद रखना है। दूसरा, उसे जोड़ा में कितना कहेंगे, 23, दूसरी बात। तीसरा बात ध्यान रखना है बुआरे कि 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहेंगे, ऑटोसोम। 23वां नंबर का मतलब गुणसूत्र क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। ये 3-4 नाम खाली अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं, ये जो क्वेश्चन है अगली क्लास के लिए बना लेना है और देख लेंगे कि कैसे कैसे जो है इसमें संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।